जरा सोचो, अगर तुम्हें 40 करोड़ रुपए दिए जाएं, वो भी सिर्फ इस चीज़ के लिए कि तुम्हें बस एक बड़े से वाइट रूम में लगातार 50 दिनों तक बिना बाहर आए रहना है। कुछ ऐसा ही होता है केट और माइक के साथ। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल केट और माइक को एक बड़े से वाइट रूम में घूमता हुआ दिखाया जाता है। इस रूम में सभी चीज़ें वाइट कलर की थी। दरअसल केट और माइक पर वैन नाम की एक डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिसमें इन दोनों को इस वाइट रूम में लगातार 50 दिनों तक बिना बाहर आए रहना था। और अगर वो दोनों उस रूम में 50 दिन तक रुक गए तो उन्हें $5 मिलियन यानी 40 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे। लेकिन अगर उन दोनों में से किसी एक ने भी हार मानी तो ये इनाम घटकर $1 मिलियन यानी 8 करोड़ रुपए ही रह जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट के रूल के हिसाब से रूम में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं रहेगा, ना ही वो किसी से मिल पाएंगे और इनके पास एंटरटेनमेंट के लिए भी कोई ज़रिया नहीं होगा। अब ये दोनों बहुत खुश थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। यहाँ पर ये आपस में डिस्कस करने लगते हैं। केट माइक से कहती है कि मैं इन $5 मिलियन से अपने सारे सपने पूरे करूँगी। वहीं माइक इन पैसों को पार्टीज़ में उड़ाने का प्लान बनाता है और केट से कहता है इतना पैसा आने के बाद हमें कभी भी पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उन्हें एआई डिवाइस की आवाज़ आती है जो उन्हें यहाँ के रूल्स के बारे में बताती है कि अब वो लोग एक इमैक्युलेट रूम में हैं। इस रूम में उनके पास सिर्फ एक बेड, एक बेंच और एक सिंपल सा बाथरूम था जहाँ पर एक मॉनिटर लगा हुआ था, जिसमें इस रूम में रहने के सारे रूल्स लिखे हुए थे। जिनमें से एक रूल ये लिखा हुआ था कि एक टाइम पर एक ही इंसान बाथरूम का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ दीवार पर एक रेड बटन भी था जिसको प्रेस करके उनमें से कोई एक हार मानकर यहाँ से बाहर जा सकता था। वहाँ लगे मॉनिटर पर टच करके वो लोग अपने लिए खाने पीने का सामान मंगा सकते थे और एग्जिट डोर के ठीक ऊपर एक बड़ी सी क्लॉक टंगी हुई थी जिसमें उनके 50 दिनों का टाइमर लगा हुआ था। इस रूम में केट और माइक के लिए डेली न्यूट्रिशन के लिए डिज़ाइनर बॉक्स आता था जिसमें उनके खाने पीने का सामान होता था। रूम्स की लाइट्स रात होने पर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती और सुबह होने पर ऑटोमेटिक ऑन भी हो जाती थी। इस रूम में समय के साथ साथ सुबह, दोपहर, शाम और रात होने की अनाउंसमेंट एआई डिवाइस से की जाती थी, जिसका मतलब होता था कि अब उन्हें आराम करना चाहिए। स्क्रीन पर टच करके वो अपने लिए अलार्म भी लगा सकते थे। माइक यहाँ ऐसे रहने लगता है जैसे कि उसके वेकेशंस चल रहे हो, इसलिए वो हर रात देर से सो रहा था। वही केट अपने लिए एक अलार्म सेट करती है ताकि वो अपना एक रूटीन बना सके। अब वो दोनों अपनी पहली रात यहाँ एक ही बिस्तर पर बिताते हैं। सुबह होते ही केट नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और वहाँ शीशा देखती हुई खुद से कहने लगती है कि हमें इस चैलेंज को हर हाल में जीतना होगा। नहाने के बाद वो अपने कपड़े बाथरूम के लॉन्ड्री में धोने के लिए दे देती है, जिसके बाद उन्हें सिंपल सा प्लेन पैजामा और टी शर्ट मिलती है। वो दोनों आपस में मस्ती करते हुए कहते हैं कि चलो, इन लोगों ने कम से कम उन्हें रंगीन कपड़े तो दिए। कुछ टाइम बिताने के बाद केट सोचती हुई माइक से बोलती है कि आखिर डॉक्टर वैन ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही है। माइक केट से बोलता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, उन दोनों को बस इतना पता था कि उन्हें 50 दिनों तक यहाँ रहना है, जिसके बदले उन्हें 40 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके बाद माइक और केट खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। केट अपना मन शांत करने के लिए मेडिटेशन करने लगती है। वहीं माइक घूर घूर कर उस क्लॉक की ओर देखने लगता है जिसमें 50 दिन का टाइमर चल रहा था। बैठे बैठे माइक अजीब अजीब सी बातें सोचने लगता है, जैसे कि इन दीवारों का रंग सफ़ेद ही क्यों किया गया है। केट उसे बार बार कहती है कि उसे लगातार उस क्लॉक की ओर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे यहाँ टाइम बिताने के बाद मिलने वाले 40 करोड़ रुपए के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन माइक के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि वो कुछ दिन से ठीक से अपनी नींद भी पूरी नहीं कर रहा था। वहीं केट अपना रूटीन जारी रखती है और माइक का ध्यान उस क्लॉक से हटाने के लिए उसे कुछ देर रनिंग करने के लिए कहती है। इसके बाद टाइम पास करने के लिए वो दोनों बच्चों वाले गेम्स खेलने लगते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो दोनों लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए देते हैं तो वापस उन्हें वही पैजामे और प्लेन टी शर्ट मिल जाते हैं। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद ऐसा होता है कि माइक को उस रूम में एक कीड़ा दिखता है और वो उससे बात करने लगता है। माइक उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो फर्श पर अपने मिल्क शेक की कुछ बूंदें गिराता है तभी एआई डिवाइस की आवाज़ आती है जो उसे कहती है कि ये खाने पीने का सामान सिर्फ तुम दोनों के लिए है। माइक यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उस एआई डिवाइस से कहता है कि ये कीड़ा यहाँ भूख की वजह से मर जाएगा।
इसलिए मैं बस इसे यहाँ से बाहर निकालने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। केट माइक को समझाने की कोशिश करती है कि जिस स्पीकर से AI डिवाइस की आवाज़ आती है वो दोबारा किसी चीज़ को नहीं दोहराता, लेकिन माइक केट से कहता है कि मुझे इस कीड़े को बाहर निकालना ही पड़ेगा वरना ये यहीं पर मर जाएगा। इतना कहता हुआ वो उस रूम में लगे रेड बटन की ओर जाने लगता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच बहस होने लगती है। केट कहती है कि वो बटन दबाने पर हम ये चैलेंज हार जाएंगे और यहाँ से खाली हाथ बाहर निकाल दिए जाएंगे। हालांकि माइक बाहर नहीं जा रहा था, वो बस उस कीड़े को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद माइक उस कीड़े को नीचे रखकर केट को कहता है कि ये कीड़ा एक लिविंग थिंग है और तुम्हें इस पर ज़रा सा भी दया नहीं आ रही। जिस पर केट उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम एक वेजिटेरियन इंसान हो। ऐसे ही काफ़ी देर इनकी बहस चलती रहती है और गुस्से में केट वहाँ से आगे बढ़ने लगती है कि तभी बातों ही बातों में गलती से उसका पैर उसी कीड़े के ऊपर टिक जाता है, जिससे वो कीड़ा वहीं मर जाता है। केट माइक से बोलती है कि ऐसा उससे गलती से हुआ है, लेकिन माइक ये मानने को तैयार ही नहीं होता और गुस्से में आकर वो एक कोने में अपना पूरा दिन बिता देता है। इस रूम के रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें 2 ट्रीट्स लेने की परमिशन थी। माइक केट से कहता है कि मैं अपनी एक ट्रीट लेने वाला हूँ। केट उसे याद दिलाती है कि ऐसा करने से उनके प्राइज मनी से $1,00,000 कम हो जाएंगे, इसलिए वो माइक को ट्रीट लेने से मना करती है। लेकिन फिर भी माइक अपनी ट्रीट लेने चला जाता है और बदले में उसे ग्रीन कलर का स्केच मिलता है। अब जैसे ही केट उसे दीवारों पर ड्राइंग करते हुए देखती है तब वो उससे खुद का पोर्ट्रेट बनाने को कहती है, जिस पर माइक भी उसका पोर्ट्रेट बनाने लगता है। काफ़ी टाइम बाद केट बोर होकर यहाँ से चली जाती है क्योंकि वो माइक के लिए एक मॉडल नहीं बनना चाहती थी। वहीं माइक तब तक ड्राइंग करता रहता है जब तक वो उस स्केच को ख़त्म नहीं कर देता। वो पूरे बाथरूम और टॉवल को ग्रीन स्केच से पूरा भर देता है। इस वजह से केट बहुत परेशान हो जाती है और माइक से अपने पहले की रूडली बिहेव के लिए सॉरी बोलती है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के लिए एक अच्छी बात ये थी कि अब 50 में से सिर्फ 20 दिन और बचे थे। ऐसे ही इनके इस रूम में दिन पे दिन बीतते जाते हैं और एक सुबह अचानक केट को बाथरूम में एक गन मिलती है। ये दोनों हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये गन आखिर यहाँ कैसे आई। बाथरूम से वो गन उठाकर ये दोनों बेड के नीचे फेंककर उसे छुपा देते हैं क्योंकि AI डिवाइस ने उन्हें लॉन्ड्री में कपड़ों के अलावा उन्हें और कोई भी चीज़ देने से सख्त मना किया था। कुछ दिनों बाद इन्हें कुछ रिवॉर्ड मिलता है जिसमें इनको एक फैमिली और फ्रेंड का मैसेज दिखाया जाता है। माइक अपनी सिस्टर का मैसेज देखता है जो उसे बताती है कि वो कैसी है और मॉम डैड कैसे हैं। अपनी बहन को देखकर माइक बहुत खुश होता है, लेकिन जब केट को उसके डैड का वीडियो मैसेज दिखाया जाता है तो उसके डैड कहते हैं कि अब वो रोड पर नहीं बल्कि एक शेल्टर में रह रहे हैं। केट उस वीडियो को रुकवाना चाहती थी, लेकिन उसके कई बार कहने पर भी वो वीडियो नहीं रुकता। तभी वो बाथरूम की ओर जाती है और वहाँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। माइक उसे चुप कराने की कोशिश करता है। इसके थोड़ी देर बाद वो दोनों एक साथ लिपट कर सो जाते हैं। अब जैसे ही सुबह अलार्म बजता है तो केट बेड से नहीं उठती क्योंकि वो डिप्रेशन में चली गई थी। जब माइक उसे ना उठने की वजह पूछता है तो वो उसे बताती है कि उसने अपने डैड को कई सालों बाद देखा था और वो हमेशा माइक से झूठ बोलती रही कि उसके डैड नहीं है क्योंकि वो अपने डैड को लेकर बहुत शर्मिंदा थी। वो माइक को बताती है कि उसके डैड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और उसके स्कूल की फ़ीस भी नहीं भरते थे। माइक केट से कहता है कि अब हमारे इस रूम में 50 दिन होने में सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे हैं, लेकिन केट अभी भी बेड पर ही पड़ी हुई थी। माइक उसे एंटरटेन करने के लिए नए नए तरीके आजमाता है, लेकिन इससे केट पर कोई असर नहीं होता। वो फिर खुद भी केट के साथ बेड पर लेट जाता है, लेकिन इससे भी केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह देखते हुए माइक ज़मीन पर जाकर लेट जाता है। नेक्स्ट डे माइक केट को उनकी बची हुई एक और ट्रीट लेने के लिए कहता है, लेकिन केट उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो और पैसे को खोना नहीं चाहती। माइक फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो केट की मदद नहीं कर पाए। तभी केट बेड से उठती है और माइक को उसकी दूसरी ट्रीट लेने के लिए कहती है, भले ही उनका $1 मिलियन का नुकसान हो जाए। तभी माइक दूसरी ट्रीट के लिए मॉनिटर पर टच करता है, जिससे उस रूम का डोर ओपन होता है और एक नेकेड लेडी रूम के अंदर आती है जिसका नेम साइमन होता है। उसको ऐसे नेकेड देखकर माइक हैरान हो जाता है। साइमन भी डॉक्टर वैन की एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं जानती थी क्योंकि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस थी जिसे इस काम के लिए पैसे दिए गए थे और वो पूरे महीने के लिए यहाँ बुक थी। साइमन को इस रूम में माइक और केट के साथ सिर्फ 24 घंटे ही गुजारने थे। केट माइक से कहती है कि वो अपनी टी शर्ट उतार कर साइमन को दे दे ताकि वो थोड़ा बहुत अपने आप को कवर कर सके।
साइमन माइक की ड्राइंग को देखकर उसकी तारीफ करने लगती है, जिससे केट को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। रात होने पर माइक उन दोनों लड़कियों को बेड पर सोने के लिए कहता है और खुद ज़मीन पर सो जाता है, जिसके बाद केट को इन दोनों की हरकतों से बहुत ज़्यादा चिढ़ भी हो रही थी। इसलिए केट माइक को सोने के लिए बेड पर ही बुला लेती है और इन दोनों के बीच में सोती है। यहाँ पर पूरी रात केट को चैन से नींद नहीं आती और जब सुबह वो उठती है तो वो देखती है कि साइमन बेड पर नहीं है। ये देखकर वो सोचती है कि शायद साइमन यहाँ से जा चुकी है, लेकिन दरअसल साइमन बाथरूम में थी और वहाँ वो बिना कपड़ों के नेकेड घूम रही थी। केट ये चीज़ें और झेल सकती थी, इसलिए वो शांत रहती है। इसके बाद वो तीनों रूम में यहाँ वहाँ डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इससे माइक को इतना ज़्यादा नशा चढ़ जाता है कि उसे हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं। उसे अपने हर तरफ खून ही खून दिखता है। माइक अपने आप को पानी में डूबता हुआ देखता है। वही पानी में उसका छोटा भाई भी दिखता है जो उसके साथ ही डूब रहा था। इसी बीच केट और साइमन माइक को होश में ले आती हैं, लेकिन वो अभी भी पैनिक कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा था कि मेरे भाई शॉन को डूबने से बचा लो। केट उसे बेड पर ले जाकर सुला देती है, जिसके बाद साइमन केट से पूछती है कि वो और माइक कैसे मिले थे, जिस पर केट बताती है कि वो लोग एक बारिश वाले दिन मिले थे। उसके पास अम्ब्रेला नहीं था, तभी माइक उसके पास आया और उसने उसे भीगने से बचाया। यहाँ पर ये दोनों आपस में काफ़ी देर तक बातचीत करती रहती हैं। थोड़ी देर बाद माइक जग जाता है और साइमन के पास जाकर बैठ जाता है, जहाँ वो दोनों अपनी अपनी लाइफ के बारे में बताने लगते हैं। साइमन बताती है कि उसने अपनी मॉम को बचपन में ही खो दिया था। यहाँ पर ये दोनों अपने अपने फैमिली मेम्बर्स के गम को शेयर करने लगते हैं, जिससे इन दोनों के बीच बॉन्ड और अच्छा हो जाता है। साइमन माइक का हाथ पकड़कर उसे रिलैक्स फील करवाती है कि तभी पीछे से केट आकर उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देख लेती है। अब केट का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है, क्योंकि वो पहले से ही उन दोनों की नज़दीकियों को बहुत झेल रही थी। केट साइमन को बोलती है कि तुम शुरू से मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो। इस बात पर साइमन भी केट पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम एक इनसिक्योर लड़की हो जिसे अपने बॉयफ्रेंड पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर देती हैं। तभी माइक गुस्से में आकर इन दोनों पर चिल्लाता है और यहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद केट साइमन से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन उसके गुस्से को यह कहकर और भड़का देती है कि उसने माइक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट मॉर्निंग माइक उठता है तो वो कुछ ठीक फील नहीं कर रहा था। अब साइमन भी उस रूम से जा चुकी थी, लेकिन जाने से पहले उसने यहाँ माइक के लिए एक मैसेज छोड़ दिया था, जिसमें लिखा था कि पहले कभी किसी ने मुझसे इतना प्यार नहीं किया। केट ये मैसेज माइक को दिखाती है और उस पर भड़कने लगती है और कहती है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। माइक केट को समझाता है कि जो भी साइमन ने लिखा है वो सब झूठ है। वो कहता है कि इस रूम में ये सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि वो दोनों आपस में लड़ें और हार मान लें। गुस्से में केट माइक को धक्का मार देती है, जिससे उसका सर दीवार से टकरा जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। माइक केट से दूर चला जाता है और उससे कहता है कि उसने उसे कभी धोखा नहीं दिया, तब भी नहीं जब वो न्यूयॉर्क चली गई थी। वो हमेशा चाहता था कि केट कभी भी अनकंफर्टेबल फील ना करे, इसलिए उसने अपनी कई सारे दोस्तों से मिलना छोड़ दिया। उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की ताकि वो केट के साथ घर पर रह सके। जब वो डिप्रेस थी तब भी वो उसके साथ था, और इन सब के बदले उसे क्या मिला? बस उसका शक और नफ़रत। यहाँ पर केट माइक से माफ़ी मांगती है कि मुझसे गुस्से में ऐसा हो गया। तभी माइक को बहुत अजीब सा फील होने लगता है। वो कहता है कि उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। केट जल्दी से उसके लिए मिल्क शेक लाती है और एक टॉवल से उसकी चोट को कवर करती है, जिसके बाद वो माइक को कहती है कि उनके इस रूम के कॉन्ट्रैक्ट में मेडिकल रिसोर्स के बारे में नहीं लिखा। माइक ये सुनकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाता कि वो केट से क्या सुन रहा है। वो केट से पूछता है कि क्या सच में तुम्हें मेरी इस चोट की चिंता है? दरअसल माइक की चोट काफ़ी छोटी सी थी और धीरे धीरे उससे खून आना बंद भी हो जाता है। माइक ये बात सोचकर बहुत परेशान होता है कि क्या होता अगर केट गुस्से में उस पर और ज़्यादा घातक हमला करती। शायद अब तक तो उसकी मौत भी हो चुकी होती। वो केट से कहता है कि पैसों के लिए वो उसे जान से भी मार सकती है। अब माइक केट से कहता है कि भाड़ में गया पैसा, मुझे इस रूम में सबसे ज़्यादा नफ़रत तुमसे और इस रूम से हो गई है।
माइक डिसाइड करता है कि वो ये सब छोड़कर बाहर चला जाएगा। केट उसे बाहर जाने से मना करती है और कहती है अगर वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो वो उसे शूट कर देगी। माइक उसकी इस बात को इग्नोर करता हुआ रेड बटन दबा देता है और वाइट रूम से बाहर निकल जाता है, जबकि उसके 50 दिन होने में सिर्फ चंद ही दिन बाकी थे। माइक के यहाँ से जाने के बाद केट सो जाती है और पूरा दिन उदास रहती है, जिसके बाद वो माइक की पेंटिंग देखती हुई उसे याद करती है। केट के अब इस रूम में बस 2 ही दिन बचे थे जिससे वो इस चैलेंज को जीत जाती, लेकिन केट 2 दिन पहले ही उस रूम का रेड बटन दबाकर यहाँ से बाहर निकल जाती है। कुछ महीने बाद हम माइक को जॉगिंग करते हुए देखते हैं, जो अब सिंगल था। जॉगिंग करते वक्त वो केट की बिल्डिंग के पास से ही गुजरता है। रास्ते में अचानक वो केट से मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस रूम से बाहर आने के बाद कई महीनों तक ये दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। इसके बाद ये दोनों यहाँ से साथ मिलकर डिनर पर जाते हैं। रास्ते में माइक केट से पूछता है कि क्या उसने रूम का रेड बटन दबा दिया था। केट इसका जवाब नहीं देती, लेकिन वो जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए माइक से एक माफ़ी मांगती है। जब वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं तब कैमरा एक बिल्डिंग पर फोकस करता है, जिस पर ये साफ साफ लिखा था कि इस बिल्डिंग का निर्माण एक बहुत बड़े डोनेशन से हो पाया है, जिसके डोनर ने अपना नाम नहीं बताया। मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि उसी रूम में एक नया कपल इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको ऐसी ही और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियो की एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमारे चैनल फिल्मी जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलना।